दुनिया भर में विवादित क्षेत्रों की एक लंबी फेहरिस्त है। ये इलाके ऐतिहासिक रूप से इतने विवादित हैं कि उन पर झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बात चाहे नागोर्नो काराबाख की हो या फिर सोमालीलैंड की, इन इलाकों की अपनी संसद है, अपनी सरकार है और अपना सिस्टम। इनके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में भी एक ऐसा इलाका है जो ऐसे ही ऐतिहासिक विवाद का शिकार है। नाम है साइप्रस, जो एक छोटा सा प्रायद्वीप है। वैसे तो विवादित होने के चलते साइप्रस हमेशा खबरों में बना रहता है, लेकिन इस बार साइप्रस एक बड़ी वजह से चर्चा में है। असल में साइप्रस प्रायद्वीप दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण। इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अपनी सरकारें हैं। उत्तरी सरकार तुर्की समर्थित है, जबकि दक्षिणी सरकार को ग्रीस का हिमायती माना जाता है। चूंकि एक ऐतिहासिक कत्लेआम के बाद ये इलाका दो भागों में बट गया था, इसलिए यहां शांति और अमन कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की तैनाती की गई थी। हर 6 महीने में इन सैनिकों की तैनाती की अनुमति का नवीनीकरण यानी नई अनुमति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, और इस अनुमति में दक्षिणी साइप्रस की सरकार की सहमति की जरूरत होती है। वह नवीनीकरण जनवरी में फिर से होने वाला है, लेकिन इस बार तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस का कहना है कि इस फैसले में उनकी सहमति भी होनी चाहिए। इससे माना जा रहा है कि उत्तरी साइप्रस की सरकार अपने ठिकानों से शांति सैनिकों को बेदखल करने की तैयारी कर रही है, जिससे इस विभाजित द्वीप पर एक नया राजनीतिक और सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नील। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि साइप्रस के इस संकट की वजह क्या है। इस संकट के पीछे के सियासी गणित पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इलाके को समझ लीजिए। एटलस खोल लीजिए। एटलस पे देखिए, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके में लगभग सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों में तुर्की की मौजूदगी है। बाल्कन से कॉकेशस और भूमध्य सागर से काला सागर तक फैले हुए विशाल क्षेत्र के बीच में तुर्की की मौजूदगी है, और इस कारण तुर्की को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। काला सागर के चलते तुर्की रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश माना जाता है। साइप्रस इसी तुर्की के दक्षिण में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में मौजूद है। ये सीरिया के पश्चिम, इजराइल के उत्तर पश्चिम, मिस्र के उत्तर और ग्रीस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वैसे इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हम पहले भी साइप्रस की ऐतिहासिक समस्या पर बात कर चुके हैं। आप चाहे तो उस एपिसोड को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मौजूदा मामले को समझने के लिए जितना जानने की जरूरत है, उतना संक्षेप में हम फिर बता देते हैं। दरअसल साइप्रस मुख्य रूप से दो समुदायों का घर है। एक है ग्रीक और दूसरा तुर्क। जब यहां ब्रिटिश हुकूमत थी, तब सरकार की औपनिवेशिक नीतियों ने जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इस तरह की कवायदों ने वहां के समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। साइप्रस के बिखरने की इबारत यहीं से लिखी जाने लगी। 1960 में अंग्रेजों ने जब साइप्रस को आजादी दी, तब 3 साल बाद ही यानी 1963 में दोनों समुदायों में सिविल वॉर छिड़ गया। इसी झगड़े के बाद वहां की सरकार में तुर्क मुसलमानों की हिस्सेदारी खत्म हो गई। उधर मौके की तलाश में बैठी यूनान की सरकार माकूल माहौल पाकर 1974 में साइप्रस में तख्तापलट की योजना बनाने लगी। 15 जुलाई 1974 को साइप्रस की सरकार गिरा दी गई, और 20 जुलाई को तुर्की की सेना ने साइप्रस पर हमला कर दिया। बाद में लोगों को छूट दी गई कि ग्रीक दक्षिणी हिस्से में चले जाएं और तुर्क उत्तरी हिस्से में। इसके बाद तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाकों को एक स्वघोषित राष्ट्र घोषित कर दिया। साइप्रस दो हिस्सों उत्तर और दक्षिण में बट गया। जो रेखा इन दोनों हिस्सों को अलग करती है, उसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। मौजूदा वक्त में उत्तरी साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है, वहीं ग्रीक साइप्रस यानी दक्षिणी हिस्से वाली सरकार को संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। चूंकि दक्षिणी सरकार को दुनिया की बड़ी शक्तियों की मान्यता हासिल है, इसलिए इस सरकार का पलड़ा उत्तरी सरकार के मुकाबले ज्यादा भारी है। जब साइप्रस विभाजन के दौर से गुजर रहा था, तब यह इलाका भीषण हिंसा और तबाही का गवाह बना था। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 186 के तहत 1964 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस की स्थापना की गई,
ताकि कानून व्यवस्था की बहाली हो सके और सामान्य परिस्थितियों की वापसी हो सके। हमने जिस ग्रीन लाइन का जिक्र किया वो दोनों इलाकों के बीच का हिस्सा है और इसी हिस्से में ये शांति सैनिक अपनी निगरानी रखते हैं। इसे बफर जोन भी कहा जाता है। अब जबकि जनवरी के लिए शांति सैनिकों की तैनाती का नवीनीकरण करना है, तब उत्तरी साइप्रस की सरकार ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। इसे संकट के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि शांति सैनिकों की तादाद 1000-1500 के करीब है, लेकिन उत्तरी इलाके में जिन तुर्की फौजों की मौजूदगी है उनकी तादाद करीब 35,000 है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी हिस्से में मौजूद ग्रीक फौज के मुकाबले यह आंकड़ा कहीं बड़ा है। जानकार बताते हैं कि इस संकट के पीछे सियासी वजह है और ये वजहें अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ी तलखी से जुड़ी हैं। असल में तुर्की ने रूस से S-400 रक्षा प्रणाली का सौदा किया है, लेकिन अमेरिका को रूस तुर्की की ये डील नागवार गुजरी। केवल तुर्की ही नहीं, रूस से ताल्लुक रखने वाले दूसरे देशों के साथ भी अमेरिका का यही रुख होता है। क्योंकि अमेरिका और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य देश हैं, इसलिए अमेरिका को तुर्की का ये सौदा और गहरा जख्म देने वाला है। अभी हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने काटसा कानून में एक संशोधन पारित किया है। इस कानून के तहत अमेरिका रूस, ईरान, उत्तर कोरिया से रक्षा उपकरण खरीदने पर पाबंदी लगाता है। इस संशोधन में भारत को रियायत दी गई, जिसके मुताबिक वो रूस से डिफेंस सिस्टम का सौदा कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने तुर्की को कोई राहत नहीं दी। भारत को राहत क्यों दी, इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। लेकिन तुर्की को राहत नहीं दी, इससे साबित क्या होता है कि अमेरिका तुर्की से खासा नाराज है। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने साइप्रस को हथियार सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। उत्तरी साइप्रस की हालिया प्रतिक्रिया को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। असल में जब साइप्रस में हिंसा अपने चरम पर थी, तब 1987 में अमेरिका ने पूरे साइप्रस पर हथियार को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके पीछे मकसद था कि अगर हथियार मुहैया नहीं होंगे तो वहां तनाव में कमी आएगी और शांति बहाल करना संभव होगा। लेकिन अब जबकि अमेरिका ने हथियार पर से पाबंदी हटा ली है, तब रूस ने अमेरिका के इस रुख का कड़ा विरोध किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से ग्रीक साइप्रस यानी दक्षिणी साइप्रस और मजबूत होगा और साइप्रस मुद्दे को सुलझाने के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की की ये अप्रत्यक्ष लड़ाई अगर खत्म नहीं हुई तो भविष्य में रूस यूक्रेन जैसा कोई संकट खड़ा हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि साइप्रस में बढ़ी हालिया तलखी का कोई हल निकल पाता है या फिर ये किसी बड़ी संकट की जमीन तैयार करता है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। अब इस पर आधारित एक सवाल भी देख लीजिए। सवाल क्या है, इसके उत्तर लेखन का प्रयास कीजिएगा। सवाल है, साइप्रस के लिए अमेरिका और तुर्की एक अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहे हैं, परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, किन्हीं अन्य मुद्दों पर आप इस कार्यक्रम के एपिसोड्स चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।